नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप सबका स्वागत है आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बताया था डॉक्यूमेंट के संदर्भ में हमने बताया था कौन होनहार करोड़पति के डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, कौन होनहार करोड़पति में अगले चरण में लेवल 5 के लिए। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम डिटेल्ड गाइड बताएंगे पर्सनल इंटरव्यू के संबंध में। और दोस्तों, उसी के संबंध में आज की ये वीडियो है। तो जल्दी से आपको मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में पूरी जो डिटेल जानकारी है वह बता देता हूँ। तो T&C पे हम क्लिक करते हैं और इसमें अगर हम देखेंगे तो आप पूरा पढ़ सकते हो इस लिंक को। और ये पूरे नियम एवं शर्तें जो है या टर्म्स एंड कंडीशंस वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे भाग लेने के लिए आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। पहली स्टेप जो थी वो थी रजिस्ट्रेशन, जिस पर हमने वीडियो भी बनाए हैं और कुल 14 प्रश्न जो पूछे गए उन 14 के 14 प्रश्नों के उत्तर भी हम हमारे चैनल पर दे चुके हैं। उसके बाद में सेकेंड जो लेवल थी, दूसरी पायरी या सेकेंड लेवल जो था वो था IVR कॉल 1, अर्थात जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको कॉल किया गया और 3 IVR कॉल पर प्रश्न पूछे गए। तो वो जो लेवल था वो था सेकेंड लेवल। और उनमें से फिर जो लोग ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किए गए, जिसको मराठी में ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी बोला गया था, तो वो थी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब इंडिविजुअल स्टेप है ये, अर्थात इसमें भी अगेन IVR कॉल किया गया जो कि था सेकेंड IVR कॉल। और इसमें ऑनलाइन ऑडिशन जो कि 16 मार्च 2022 को हो चुका है अभी, तो वो जो जब होने वाला था तो उसके संदर्भ में जानकारी दी गई थी। और उसके बाद जो चौथा लेवल है, चौथे लेवल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी बोला है, अर्थात ऑनलाइन ऑडियो विजुअल टेस्ट या फिर ऑनलाइन ऑडिशन या फिर डिजिटल ऑडिशन, ये तीनों एक के ही नाम है। और इस पर भी हमने पूरी डिटेल्ड गाइड बना चुके थे उसके बाद। और 16 मार्च 2022 को ये जो ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी है ये भी संपन्न हो गई है। और इसी को यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पहला दृक श्राव्य चाचनी कालावधि बोला गया था 16 मार्च 2022 को, क्योंकि ये 16 मार्च 2022 एक ही दिन पूरी निपट गई थी। और ये ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी का जो पहला राउंड जो है वो 2 स्टेप में होने वाला था। मतलब ये जो क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी 2 होने वाली थी, एक हो चुकी है जो कि 16 मार्च 2022 को, और उसके अगेन 2 स्टेप थे। एक तो था उस ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी पहली अर्थात 16 मार्च वाली कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप थे। पहली 2 स्टेप थी रजिस्ट्रेशन के बाद में जनरल नॉलेज टेस्ट जिसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे, और उसके बाद ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना। तो ये दोनों स्टेप जिन्होंने कंप्लीट किए हैं उन्हीं का आगे शॉर्टलिस्ट करने के संबंध में विचार किया जाएगा। और ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी की जो दूसरी फेरी है जो आगे 31 मार्च से आने वाली है, जिसके बारे में आज की कंप्लीट वीडियो है, तो उसके संदर्भ में उनका मतलब उसके लिए सिलेक्शन हो सकता है, वो एलिजिबल रहेंगे। वो सिलेक्टेड मतलब शॉर्टलिस्ट रहते हैं या नहीं रहते उसके लिए आपको कॉल आ जाएगा। जब भी कॉल आएगा तो हम आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। मुझे तो भी अब तक ज्ञात नहीं है कि उसकी कॉल चालू हुई है या नहीं हुई है। तो अगर मुझे पता चलता है, कोई आप में से अगर बताता है तो मैं उसके बारे में फिर बता दूंगा कि कॉल चालू हो गए करके। तो दोस्तों, वो सेकेंड दृक श्राव्य चाचनी कालावधि होगा, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो आज की होने वाली है, तो वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और यहाँ पे अगेन मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि 16 मार्च को जो जनरल नॉलेज टेस्ट के बाद 4 वीडियो भेजने थे, आपको कोई भी वीडियो नहीं भेजनी थी। 4 वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न का उत्तर उसके लिए आप जो वीडियो भेज रहे हो उसी वीडियो में जाना चाहिए था। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। आप में से काफ़ी सारे जो दर्शक हैं वो मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो पर या फिर कुछ पर्सनली भी बोल रहे हैं, कुछ तो मुझे ही मतलब बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं कि सर ऐसा नियम नहीं है कि आप मतलब पहले प्रश्न का उत्तर पहले ही में भेजो। कुछ को तो ये बोल रहे हैं कि सर आपने अगर 4 वीडियो भेज दिए हो तो भी चलता है, उसमें फिर चाहे एक ही वीडियो डबल भी चली गई तो भी चलता है। ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा था कि एक प्रश्न का उत्तर आप एक ही बार सबमिट कर सकते हो। एक बार सबमिट कर दिए तो आप उस प्रश्न का उत्तर बदल नहीं सकते। इसका मतलब साफ है कि आपने अगर मान लो पहले प्रश्न का उत्तर चौथे प्रश्न में डाल दिया रिपीट करके, तो इसका मतलब है कि आपका चौथे प्रश्न का उत्तर छूट गया है, क्योंकि आपने चौथे प्रश्न के उत्तर के जगह पे पहली प्रश्न की वीडियो जो आप पहले ही डाल चुके हो उसको फिर से रिपीट, मतलब गलती से बोलो चाहे जानबूझकर बोलो, वो मैटर नहीं करता, पर आपने डाल दिए। इसका मतलब है कि चौथा प्रश्न जो पूछा गया था उसका उत्तर आपने
नहीं डाला है, वो आपका छूट गया है क्योंकि उसकी जगह आपकी दूसरी ही वीडियो गई है। फिर अगर वो चलना रहता तो ऐसा, फिर इसमें तो बात ऐसी है कि आपको प्रश्नों के उत्तर क्यों देना था। फिर तो आप अगर गाने की वीडियो भी अगर एक आधी रिकॉर्ड करके 1-1 मिनट की भेज देते तो वो भी चल जाती फिर तो वैसा नहीं है। आपको बराबर करके ही वहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए और स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि आपको उस प्रश्न का मतलब बताया गया था कि प्रश्न का उत्तर बराबर तरीके से भेजिए। और 1 मिनट की जो समय सीमा थी उसमें अगर किसी ने 30 सेकंड की वीडियो बनाया है, 45 सेकंड की बनाया है, चलता है। वैसे 30 सेकंड ज़्यादा मतलब बहुत ही कम हो जाता है, परंतु 45, 50, 55 सेकंड इट्स ओके, वो ठीक है। 55 सेकंड, 57, 58, 50 के ऊपर जिन्होंने भी भेजा है 50 सेकंड के ऊपर, वो तो बहुत ही बढ़िया है। ये क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू के बारे में वीडियो है तो पर्सनल इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के संदर्भ में ही मैं ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी 45 सेकंड के ऊपर या 50 सेकंड के ऊपर की वीडियो भेजे हैं उनकी उस प्रश्न के उत्तर को एक रैंकिंग के तौर पर अगर देखा जाए या मार्क्स अगर देने की बात हो जाए तो 10 में से 10 मार्क देने चाहिए। मतलब कंटेंट कैसा है वो बात आती है, पर लेंथ को अगर मार्क करना है तो 10 में से 10 रेट करना चाहिए। और जिन्होंने भी 30 सेकंड वगैरह किए हैं तो आपने 1 मिनट की वीडियो चाहिए, आपने आधी मिनट की वीडियो बनाए हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। क्योंकि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है अगर आपके कंटेंट में उतनी ताकत है या आपको कि वो वीडियो उतनी अगर क्वालिटी वाली है तो हो सकता है, पर वो वीडियो को मैं छोटी वीडियो कहूँगा। और अब कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट के ऊपर की वीडियो बनाए हैं। अब उन्होंने जो 1 मिनट की सीमा दिए थे वो क्यों बताए थे, क्योंकि वीडियो अपलोड होनी चाहिए करके बताए थे। अगर मान लो किसी ने 1 मिनट के ऊपर की वीडियो बनाए तो पहली बात तो वह वीडियो समय सीमा से ज़्यादा लंबी है और वो वीडियो अपलोड ही नहीं होनी चाहिए। पर अगर वो वीडियो अपलोड हो गई है और अगर 1 मिनट 5 सेकंड वगैरह की है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सबमिट हो गई है तो वीडियो के संदर्भ में मैं फिर से अगर वही चीज़ अगर रिपीट करके या अच्छे से बताऊँ तो ये है कि आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न का उत्तर अगर आपने उस वीडियो में भेजे हो और वो भी चारों प्रश्नों के उत्तर अगर आपने भेजे हो तो ही आपका वीडियो राउंड वाला जो राउंड है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। अन्यथा आपने वीडियो का जो राउंड है वो सफलतापूर्वक नहीं किया है ऐसा ही माना जाएगा। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के मेन कंटेंट पर। इसके बाद जो है पांचवी पायरी के पहले और एक चीज़ होती है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो ये कि जिनका भी जैसे अभी मैंने बताया जो भी 5वीं पायरी अर्थात ऑनलाइन दृक श्रव्य चाचनी की ऑनलाइन वैयक्तिक मुलाकात अर्थात ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एक कॉल भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वही जो आप पूछ रहे हो कि कॉल आना शुरू हुई है क्या, कॉल आना शुरू हुई है क्या, तो जब भी वो कॉल आना शुरू होंगे हम आपको बता देंगे। और अब तक आपको जो भी कॉल आए हुई है कौन होनहार करोड़पति की तरफ से, चाहे आपने मिस कॉल दिया करके आपको कॉल आया हो प्रश्न वाला रजिस्ट्रेशन के वक्त, या फिर आपको IVR कॉल 1 आया हो जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए, या फिर आपको IVR कॉल 2 आया हो तीसरे लेवल वाला जिसमें आपको 16 मार्च के ऑनलाइन ऑडिशन की जानकारी दी गई, या फिर जब 16 मार्च के ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में एक या 2 दिन पहले जो SMS आया हुआ था और उस SMS में जो भी एक नंबर दिया हुआ था जिसमें आपको अगर आपने IVR कॉल नहीं सुने तो उस नंबर पे मिस कॉल दे देना था और आपको IVR कॉल पर जो भी जानकारी लेवल 3 के IVR कॉल में बताते हैं वो जानकारी बताई जाती थी, तो वो भी कॉल IVR वाला ही था। पर अभी यहाँ पे जो कॉल आएगा आपको, अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और अगर ये चीज़ बताने के लिए आपको कॉल आएगा अभी, तो वो कॉल IVR वाला कॉल नहीं होगा बल्कि वो ह्यूमन कॉल होगा। अर्थात उसमें हम जैसा किसी के साथ आपस में बात करते हैं वैसे उनके जो भी प्रतिनिधि रहेंगे, सोनी लिव के बोलो, सोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बोलो, SPN के, या फिर कौन होनहार करोड़पति या KHC की टीम के बोलो, तो वो आपसे बात करेंगे पर्सनली। और वो कॉल किस तरीके से होगा तो जब भी कॉल आएगा उसमें मैं आपको बता ही दूंगा। खैर, पर वो कॉल कैसे होता है क्या होता है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो पिछले साल की जो मेरी वीडियो है उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ह्यूमन कॉल होने की वजह से वो सीधा आपसे नमस्ते वगैरह करते हैं, आपको पूछते भी है, जैसा IVR पूछता है वैसा ये भी पूछते हैं कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया क्या। भाषा वगैरह तो यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं पड़ता बल्कि आपको सीधा पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपको मराठी या अंग्रेजी का ही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे भी। और फिर वो आपको आपकी जानकारी वेरीफाई करते हैं कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर वगैरह बताइए, नाम वगैरह पूछते हैं। उसके बाद आपकी email ID भी पूछते हैं।
क्योंकि उस ईमेल आईडी पर आपको मेल किया जाने वाला होता है, जो मैंने बताया कल की वीडियो में कि क्या क्या मेल करते हैं वो। तो उसके लिए आपको फिर मेल आईडी भी मांगते हैं, सही ईमेल आईडी आपको देना है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट है ऑनलाइन दृकश्राव्य चाचणी, मतलब 5वीं पायरी ऑनलाइन दृकश्राव्य चाचणी, ऑनलाइन वैयक्तिक मुलाकात। तो ऑनलाइन दृकश्राव्य चाचणी ये जो होगी, ये आपने जो भी क्या बोल सकते हैं, मतलब अभी जनरल नॉलेज टेस्ट जो आपकी हो गई है उसका एक मूल्यांकन होगा। उसका मूल्यांकन होगा मीन्स क्या बोल सकते हैं, जो भी आपने जनरल नॉलेज टेस्ट दिए हो उसके आपके मार्क्स देखें, मतलब उसको कितने मार्क्स सही मिलते हैं आपको, कितने उत्तर सही है वो देखे जाएंगे। और उसमें भी मैंने बताया कि कुल 3 अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं और 20 मेन प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले 3 प्रश्न जो अभ्यास प्रश्न थे उनको इवैल्यूएट या उनको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उनको मार्क नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। पर उसके बाद के जो 20 प्रश्न है, जो मेन प्रश्न थे, उन 20 प्रश्नों को मार्क दिए जाएंगे, एक एक मार्क मिला करके 20 प्रश्नों में से 20 मार्क में से आप कितने मार्क लेते हो वो देखा जाएगा। और आपने अभी जैसा मैंने बताया 4 जो वीडियो भेजे हो उस वीडियो के भी मार्क आपको दिए जाएंगे, और आपके जनरल नॉलेज टेस्ट के मार्क प्लस आपके वीडियो के मार्क, ऐसे दोनों के मार्क मिलाकर जो भी आपका स्कोर होगा उस स्कोर के आधार पर फिर ऑनलाइन वैयक्तिक मुलाकात यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। और इसमें भी उसके लिए भी जो है एक पर्टिकुलर मैंने बताया था रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पे कितने लोगों की ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगी, तो उसके लिए होगा 600 उम्मीदवारों के सिलेक्शन होने वाला है, अर्थात 600 कंटेस्टेंट्स रहेंगे, मतलब शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिनकी ये पर्सनल इंटरव्यू होने वाली है। ये जो 600 लोग हैं ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु फिलहाल तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में जो नंबर दिया हुआ है उसमें 600 लोगों के बारे में बताया हुआ है। अब इनको ऑनलाइन वैयक्तिक मुलाकात या पर्सनल इंटरव्यू जो है वो देनी होगी। और ये कैसी देनी होगी, तो ये ऑब्वियसली ध्वनि चित्र यानी वीडियो के माध्यम से। अब ऑन पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपको पर्सनली के जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वीडियो के माध्यम से देनी होगी। अर्थात कौन बनेगा करोड़पति के 2021 के साल में ग्राउंड ऑडिशन हुए थे पर्सनल इंटरव्यू के वक्त, तो उस तरीके से ग्राउंड ऑडिशन नहीं होने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं है कि आप मतलब ग्राउंड ऑडिशन हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले साल का कौन होना करोड़पति देखोगे तो वहाँ पे इवन जो पहली जनरल नॉलेज टेस्ट है वो भी ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होने वाली थी। उसके लिए 5 शहरों के नाम भी दिए हुए थे शेड्यूल सहित, पर हुआ क्या, तो कोविड की वजह से ऑनलाइन सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से हुई, और फिर पर्सनल इंटरव्यू जो हुई थी वो भी ऑनलाइन ही हुई थी। इस बार फिर क्या किया गया, जनरल नॉलेज टेस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑनलाइन ही ऑफिशियली ऑर्गेनाइज की गई और 16 मार्च को संपन्न भी हुई। तो वो सही तरीके से ऑनलाइन हुई भी है। केबीसी हिंदी में भी वही हुआ था, पर ग्राउंड ऑडिशन जो हुए थे वो ग्राउंड ऑडिशन हुए थे। सच में पर्सनल इंटरव्यू के लिए अलग अलग शहरों में कंटेस्टेंट्स को या जो भी शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको बुलाया गया था। इस बार ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है। इस बार वीडियो मुलाकात प्रणाली द्वारे यानी सेटअप द्वारे ऑनलाइन पद्धतीने वैयक्तिक मुलाकात घेतली जाईल करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो फिलहाल तो भी जो शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्सनल इंटरव्यू जो कंपनी के प्रतिनिधि है, कंपनी मतलब सोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो गए या सोनी पिक्चर्स नेटवर्क हो गए, एसपीएन या कौन होनार करोड़पति की टीम हो गई, उनके जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि यानी कि मैंने अभी बताया वो आपकी इंटरव्यू लेंगे। ये इंटरव्यू ऑनलाइन तरह से होंगी और ये सोनी लिव एप्लीकेशन के ही माध्यम से होंगी, ये ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन ज़रूर होंगी। परंतु पिछले बार का अगर मैं अनुभव बताऊं तो उसके आधार पर ये जो इंटरव्यू हुई थी ये वो हालांकि आपको लिंक भेजते हैं और वो लिंक का जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पिछली बार पर्सनल इंटरव्यू हुई थी और पूरी संभावना है कि इस बार भी उसी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने की संभावना है पर्सनल इंटरव्यू आपकी। तो अगर कुछ दूसरा तरीका आता है या दूसरे किसी एप्लीकेशन से लेंगे तो आपको वो लिंक बराबर भेज देंगे, आपको जानकारी भी दे देंगे और आपको जो भी समय वगैरह दिया जाएगा उस समय तक आपको जो है
लॉगिन हो जाना है। और ये जो पर्सनल, अब ये दोस्तों ये पर्सनल इंटरव्यू है, ये कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ में आपकी जो है पर्सनल तरीके प्रतिनिधियों के साथ में आपकी पर्सनल मुलाकात होगी, पर्सनल बातचीत होगी। तो इसमें एक इंटरव्यू करीब 20 मिनट से लेकर तो पौन घंटे तक भी चल सकती है। और ऑनलाइन है, परंतु ऐसा नहीं है कि सबके सब एक साथ देंगे, तो उसके वजह से जो है इसका शेड्यूल भी थोड़ा लंबा है। 31 मार्च 2022 से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक ये जो ऑनलाइन ऑडिशन का सेकेंड राउंड है, अर्थात पर्सनल इंटरव्यू वाला, तो ये चालू हो जाएगा। आपको जो भी समय दिया जाएगा, या बोला है कि आपको जो भी समय दिया जाएगा और डेट दी जाएगी, उसमें आपके सुविधा के अनुसार बदलाव नहीं किया जाएगा, बदलाव की कोई भी विनती नहीं सुनी जाएगी करके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है। और जब ये लिखा है तो आप उसमें बदलाव की रिक्वेस्ट करने का कोई हक या अधिकार नहीं रखते। आप अगर ऐसा करते हो तो आपको वो मतलब सिलेक्शन से हटा भी सकते हैं। परंतु पिछले बार का अगर मैं अनुभव बताऊं तो जो भी बिजी पर्सन्स है या जो भी वर्किंग पर्सन्स है, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किए तो क्या हुआ है, कुछ लोगों की पर्सनल इंटरव्यू उनके सुविधा अनुसार हुई है। तो पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से तो यह क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके सुविधा अनुसार शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा। परंतु अगर आप रिक्वेस्ट करें और सही में आप उस समय खाली ना हो तो ये बदलाव किया जा सकता है। और ये एक चीज़ मैं और अगर आगे बढ़कर कहूँ तो पिछली बार तो ये तक हुआ था कि एक समय आपको दे दिया गया और बाद में उन्होंने ही उस समय पे बाद में जो आपका इंटरव्यू का समय आ गया पर उन्होंने कॉल ही नहीं किए, ये भी हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने फिर से कॉल किए बाद में कुछ समय बाद, और आपको आपका शेड्यूल चेंज करके खुद के कारणों की वजह से चेंज करके दिया और फिर उस समय पर लिया, पोस्टपोन करके, ये भी हुआ है। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी हुआ है कि कॉल के लिए बता दिया गया, पर कॉल करके शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, परंतु बाद में उनको फ़ोन आया ही नहीं। और उन्होंने जब मेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जब पूछे तो भी उनकी इंटरव्यू हुई ही नहीं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरी जानकारी में है लास्ट ईयर के। तो ये भी हो सकता है, मैं आपको हर तरीके की जानकारी दे रहा हूँ जो मेरे पास है। अब यहाँ पे आपको जब पर्सनल इंटरव्यू देना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों ये बिल्कुल हमेशा की तरह यह लिखा है कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की इंटरनेट होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, या फिर जो भी डिवाइस है मतलब इंटरव्यू देने के लिए लैपटॉप के लिए जैसा वो होना चाहिए। इंटरनेट के कारण या स्मार्टफोन के कारण या अन्य किसी भी कारण से अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अब यहाँ पे और लिखा है कि ये जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है या आगे अब आपकी जो भी जानकारी के संदर्भ में आगे किसी रेफरेंस के लिए आप जो भी वैयक्तिक मुलाकात में या पर्सनल इंटरव्यू में आपके बारे में जानकारी देंगे तो वह जानकारी कंपनी जो है सेव करके रख सकती है। और कभी भी किसी भी कारणवश अगर उन्होंने जो भी जानकारी आपकी पर्सनल इंटरव्यू ले ली है और उन्होंने आपकी जानकारी स्टोर करके रख ली है और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से अगर उन्हीं के द्वारा आपकी जो जानकारी आपकी पर्सनल इंटरव्यू में जो भी जानकारी उन्होंने कलेक्ट की है और वो जानकारी गुम हो जाती है, परंतु शो में आप फिर भी हिस्सेदार मतलब उसका आपकी भागीदारी बनी रहती है, आप अगर फिर भी कंटेस्टेंट हो, आपका फिर भी आगे के प्रोसेस में आप एलिजिबल हो, तो ऐसे समय में फिर से भी आपकी पर्सनल इंटरव्यू फिर से हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिए। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं पर यह हो सकता है। और पिछली बार 1 या 2 उम्मीदवार ऐसे भी थे शायद कि जिनकी इंटरव्यू रिपीट हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। हालांकि अगर रिपीट करना है या ऐसी नौबत आ जाती है तो फिर से कॉल करके आपको बताया जाएगा, पर यह भी टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन है। जैसा कि मैंने बताया था 600 लोगों का नाम या मतलब 600 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा करके लिखा हुआ है, परंतु ये जो फिगर है, ये जो संख्या है, ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें बदलाव करने का अधिकार कंपनी ने सुरक्षित रखा हुआ है। उसके बाद आपको अगर कोई क्या करना होगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जैसा मैंने बताया पहले आपको तो कॉल आएगा, पहले मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है करके, उस कॉल में जैसा मैंने बताया आपको पूरी आपकी जानकारी वेरीफाई की जाएगी और जानकारी वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी तिथि वगैरह बताई जाएंगी कि किस तारीख को पर्सनल इंटरव्यू है क्या है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बताई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, और नहीं तो मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। आपको आपका एड्रेस प्रूफ भेजना है और ID प्रूफ भेजना है। ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, पासपोर्ट या फिर एपिक कार्ड जिसको हम आपका इलेक्शन कार्ड बोलते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी आप भेज सकते हो स्कैन करके।
उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए लैंडलाइन बिल या इलेक्ट्रिक बिल या फिर पासपोर्ट या फिर वही इलेक्शन वाला जो वोटिंग वाला कार्ड होता है एपिक कार्ड वो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड या फिर यूआईडी अर्थात आधार कार्ड। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्कैन करके भेजना होगा। ये कब भेजना है उसके बारे में मैं इसके पहले की जो कल की वीडियो थी उसमें समझा चुका हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। कब भेजना है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। और मैं बता दूं कि ये कैसे क्या करना पड़ता है। यहाँ पे बोला है पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये बताया गया था, अभी भी शायद वैसा ही बताएंगे। और ये हो सकता है कि अभी भी ये वाली जो ईमेल आईडी है kbcmarathi@ctindia.com, ये ईमेल आईडी से ही शायद आपको मेल आएगा, या अगर इस आईडी से नहीं आता तो ये आईडी सीसी या बीसीसी में लिखी हुई रहेगी, ताकि आप अगर रिप्लाई भी करें तो इस ईमेल आईडी पर मेल पहुँचे। पर क्या हो सकता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल इंटरव्यू के पहले, यानी पहले तो कॉल वगैरह पूरा समय वगैरह बताया जाएगा कि इस तारीख को पर्सनल इंटरव्यू है। उसके बाद में क्या होगा, आपको वो मेल भेजेंगे आपको, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि ईमेल आईडी मांगते हैं, तो आपको ईमेल आईडी जब मांगेंगे तब एक बात और ध्यान रखना है, जिन्होंने भी सोनीलिव एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्टर किया हुआ है और आपने उस वक्त क्या किया होगा, आपने आपका मोबाइल नंबर तो रजिस्टर किया ही होगा, उसके साथ एक और ईमेल आईडी दिए होंगे, तो मतलब वहाँ पे ईमेल आईडी से भी आप लॉगिन होंगे आपके सोनीलिव एप्लीकेशन में। तो बनते तक कोशिश ये कीजिए कि आपकी सोनीलिव पर जो ईमेल आईडी रजिस्टर है आपके मोबाइल नंबर के साथ, वही ईमेल आईडी से आप मेल करें और वही ईमेल आईडी आप उनको दे। अगर वो ईमेल आईडी किसी कारणवश अगर बंद है या कुछ समस्या है तो ही आप दूसरी ईमेल आईडी दे, अन्यथा बनते कोशिश ये करें कि जिस ईमेल आईडी का प्रयोग आपने सोनीलिव पर लॉगिन करने के लिए किया हुआ है इस नंबर के साथ जो आपका सिलेक्ट हुआ है वही ईमेल आईडी देने की कोशिश करें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको। और अगर वो बोलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट kbcmarathi@setindia.com पर मैनुअली भेजना है, मतलब खुद होके मेल कर देना है डायरेक्ट, तो आपको वैसा करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स भेजते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, करके मैं फिर से बार बार वही चीज़ें दोहराऊंगा नहीं, पर एक चीज़ जरूर बताऊंगा। अगर आप सेम एक ही दस्तावेज एक ही डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, आप एड्रेस प्रूफ में भी वही भेजना चाह रहे हो आधार कार्ड, और आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड ही भेजना चाहते हो मान लो, तो आप एक काम करो, आईडी प्रूफ की फ़ोटो अलग भेजो, और मतलब एक ही मेल में आईडी प्रूफ की फ़ोटो और एक अलग स्कैन करो और अटैच करो, और एड्रेस प्रूफ के लिए अलग स्कैन करो। अगर वो जिन्होंने काट के रखा हुआ है छोटा सा आधार कार्ड आईडी साइज़ का, तो उनका तो एड्रेस और नाम अलग अलग साइड में रहता है आगे पीछे, तो आप वो अलग अलग फ़ोटो भेजोगे। पर अगर आपका आई कार्ड बड़ा है, यानी वो फुल साइज़ वाला अगर आपका आधार कार्ड है मान लो, तो उसमें एक ही साइड में क्या होता है, एड्रेस भी हो जाता है और उसी साइड में नाम भी आता है। वो क्या करना फिर, अगर आप उसकी भेज रहे हो तो आपकी एक फ़ोटो में सब कुछ आ जाएगा, एड्रेस और नाम भी। तो बनते कोशिश ये कीजिए कि उसमें 2 फोटो भेजिए, एक बार आप एड्रेस प्रूफ के लिए और उसी की एक फ़ोटो लगे तो एड्रेस प्रूफ के लिए, मतलब आईडी प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए, वो ज़्यादा उचित होगा। तो उनको क्लियर समझेगा कि इसने 3 अटैचमेंट है, जो भी 2 अटैचमेंट भेजा है तो एक एड्रेस का है और एक आईडी का है। और पहले आईडी जोड़ना, मैं बोलते वक्त एड्रेस पहले बोल रहा हूँ, पर पहले आईडी जोड़ना, क्योंकि यहाँ नाम का दाखिला पहले बोला है, बाद में एड्रेस का प्रूफ जोड़ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, लगभग इस बार भी वही करेंगे, आपको जो मेल आईडी वो मांगते हैं उस मेल आईडी पर वो क्योंकि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो तो एक स्पर्धक माहिती पत्रक, जिसको कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट बोलते हैं, वह कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट या फिर स्पर्धक माहिती पत्रक भी आपको जो पीडीएफ फॉर्म में होता है ब्लैंक वाला, वह आपको उस ईमेल आईडी पर भेजते हैं। उसके साथ पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में पूरी डिटेल गाइड भी लिखी हुई रहती है, और उसी ईमेल में पर्सनल इंटरव्यू के दिन आपको लॉगिन वगैरह कैसे करना है, कौन से एप्लीकेशन है, वो सब कुछ जानकारी दे दी जाती है, और कैसे क्या कपड़े वगैरह पहनना है उसकी तक जानकारी दी जाती है, और वीडियो वगैरह वो कैसे तरीके से होगा, किस तरीके से रूम वगैरह कैसे होना, क्या होना, पूरी डिटेल जानकारी लगभग उस ईमेल में वो मेंशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और वो जो पीडीएफ आपको भेजेंगे उस पीडीएफ को एक तो प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद आपको उसको फिल कर लेना है स्पर्धक माहिती पत्रक को,
और स्पर्धक माहिती पत्रक को फिल करके साइन वाइन फोटो वोटो अगर लग रही है तो वो सब अच्छे से फिल करके फिर उसकी फ़ोटो खींचना है उसको, या फिर आपको उसको स्कैन भी कर सकते हो, और आपने फ़ोटो खींचे या स्कैन किए जो भी किए उसको PDF फॉर्म में कंपाइल करना है। मतलब उन्होंने PDF भेजे, आपने उसको फ़ोटो अपने प्रिंट निकाल के, अब आपने जो भर लिया फॉर्म उसकी आपने फ़ोटो खींच लिए, अब फ़ोटो को PDF कर लेना, PDF फाइल में, एक ही फाइल में डालना, एक ही PDF रहेगी वो एक PDF बन जाएगी। और आप अब क्या करना है, आपको आपकी PDF सेंड करना है। वो अगर आपको बोलते हैं कि उस PDF के साथ आपको दस्तावेज भेजो यानी डॉक्यूमेंट भेजो, तो आपको PDF भेजना है। PDF के साथ आपका ID प्रूफ का एक मतलब 3 अटैचमेंट आ जाएंगे। और अगर ये इसके बाद और एक आया या तीसरा पॉइंट 4 वीडियो फ्रेंड उम्मीदवार, तो इसके बारे में भी बाद में बता रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि पहले 4 वीडियो वाला थोड़ा सा, 4 वीडियो फ्रेंड उनको थोड़ा समय के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले 3 ही है करके मान लो। अगर वो बोलते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स इस PDF के साथ भेजना है करके, तो एक डेडलाइन देंगे कि आपको इस तारीख तक भेजना है करके। तो आपको क्या करना है, आगे जैसा मैंने बताया, आप वो PDF को तो प्रिंट कर लोगे, फिल कर लोगे यानी भर लोगे पेन से भर लेने के बाद उसको फ़ोटो खींचोगे, उसकी PDF बनाओगे यानी वो एक फाइल बन जाएंगे पूरे जितने भी फ़ोटो है उस सब मिला के। उसके बाद एक फ़ोटो आप स्कैन करके रखेंगे, वो मतलब वो आप मेल जो भेजेंगे उसमें आपका PDF आ जाएगी, जो स्पर्धक माहिती पत्रक वाली PDF आ गई। एक फ़ोटो आपकी ID प्रूफ वाली आ गई, एक अटैचमेंट और आएगा, वो होगी आपकी एड्रेस प्रूफ। तो इस तरीके से 3 अटैचमेंट आपके हो गए। ये 3 अटैचमेंट हो गए। 3 अटैचमेंट के अलावा अब, और ये 3 अटैचमेंट को आपको भेज देना है, जो भी डेडलाइन देंगे उस डेडलाइन के पहले, जितने बजे तक भी, जिस तारीख को जितने बजे तक भी बोलते हैं उतने बजे के पहले आपको ये सब जानकारी भेज देना है दोस्तों। अगर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को पर्सनली अलग से मांगते हैं तो आपको kbc@setindia.com पर आप पर्सनली भेज सकते हो, वो भी चलता है अगर ऐसा बोलेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि kbc@setindia.com पर अलग से भेजो। और पिछले साल कॉल जब किए थे उन्होंने तो हमारे मेल को रिप्लाई करो बोला गया था, तो करके मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब आप जब भेजोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैनुअली kbc@setindia.com पर भेजना नहीं, मैनुअली यानी खुद से वैसा नहीं करना। वो अगर आपको बोलते कि हमारे मेल का रिप्लाई दो, तो वो जिस ID से मेल करेंगे उसी को रिप्लाई, जो उल्टा एरो रहता है एक, उस रिप्लाई पर एरो पर क्लिक करके, रिप्लाई जो बटन आता है, रिप्लाई बटन को क्लिक करके ही आप अपन मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, उन्होंने जिस ईमेल ID से भेजा है उनको रिप्लाई चला जाएगा, उनको आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पहुंच जाएंगे। उसमें क्या होता है, कभी कभी जो आपकी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनकी भी ईमेल ID वहाँ पे मेंशन होती है, वो CC या BCC में। जो भी मेल हमेशा भेजते रहता है उसको CC और BCC क्या होता है वो पता होगा। तो CC और BCC में, क्योंकि सिर्फ 2 में तो आपका एड्रेस रहता ही है, जिसने भेजा आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो फ्रॉम उसको रिप्लाई जाता चाहे, पर उसके अलावा अन्य लोग जो होते हैं, जैसे अब हो सकता है उसमें kbc@setindia.com भी मेंशन हो, या हो सकता है कि इसी से आ जाए। तो अगर kbc@setindia.com अगर मेंशन है तो उस पर भी मिल जाएगा। अगर आपको CC BCC में किसको किसको मिल जा रहा है दिखेगा, उसमें आपको छेड़खानी करना नहीं है। अब बस इतना चेक करना है कि kbc@setindia.com मेंशन है कि नहीं है। अगर वो नहीं दिखती तो kbc@setindia.com एक अलग से आप ऐड कर दोगे उसी मेल में, उन्हीं पत्तों में, और आप भेज दोगे तो आप जिसने भेजा उसको भी जाएगा। इस ईमेल ID पहले से मेंशन होगी तो उसमें आपको फिर अलग से कुछ करना है ही नहीं, उस पर जाएगा। नहीं होगा तो आप अलग से मेंशन करेंगे तो इस पर भी जाएगा। और अगर उन्होंने अन्य लोगों को टैग किया होगा तो उन्हें भी जाएगा। पिछली, मैं ये क्यों बता रहा हूँ या किस इस चीज़ पर ध्यान बार बार क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोगों ने मैनुअली kbc@setindia.com पर भेज दिए, तो आपने फिर वो जो मेल भेजा गया आपके द्वारा वो क्या हो गया था, वो सिर्फ इस ईमेल ID पर तो चला गया, पर जो इंटरव्यू लेने वाला है आपका इंटरव्यूअर, उसको भी आप, क्योंकि आपकी इंटरव्यू आप जो PDF भेजने वाले हो उस PDF के आधार पर ही होगी। आपने PDF में जो भी जानकारी भरे हो उस PDF में पूछे गए प्रश्न, आपकी जो जानकारी है आपके बारे में ही जो जानकारी रहेगी उस जानकारी के आधार पर ही आपको सवाल करेंगे इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू में। तो आपको उस PDF में भी सही जानकारी देना है, और जो जानकारी आपने वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त 16 मार्च को भेजे हो उसी से मिलती जुलती जानकारी चाहिए, झूठी जानकारी नहीं चाहिए, सही जानकारी देनी है बिल्कुल। और क्योंकि और आप जो वहाँ पे जानकारी दे रहे हो उसी के आधार पर आपको इंटरव्यूअर प्रश्न पूछेगा, इस बात का ध्यान रखना। और उसी के हिसाब से आप यानी हॉबी अगर कुछ डालते हो तो उसी के हिसाब से डालो तो ज़्यादा अच्छा है। तो
क्या अब इंटरव्यूअर क्योंकि आपकी पीडीएफ देखकर ही भेजेगा, उसको पीडीएफ पहुंचेगी आपकी भरी हुई, तो उसके आधार पर प्रश्न पूछेगा। पर आप अगर कुछ पिछली बार क्या हुआ था, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया उनका मेल तो किया उन्होंने पर रिप्लाई नहीं किया, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है उनको आपकी पीडीएफ पहुंची ही नहीं। तो वो फिर उन्होंने क्या किया, समय पर फिर इंटरव्यू के समय में फिर क्या होता है, फिर से भेजने बोलते हैं, तो वो कैसा फिर वो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो वैसे ना हो, इसके लिए मैं ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ मैंने बोला 3 फाइल अटैचमेंट करना है, हो सकता है यहाँ पे 4 फाइल भी अटैच करने बोला जाओ। क्यों बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे और एक तीसरा पॉइंट आया है की 4 व्हिडिओ अ फ्रेंड उमेदवारांची पारपत्र आकाराची 2-2 रंगीत अद्ययावत छायाचित्र ये भी भेजना है। तो ये आप क्या है मैं बता रहा हूँ, आपको 4 दोस्त ऐसे ढूंढने हैं पर्सनल इंटरव्यू के पहले, अभी से ढूंढना शुरू कर दो कि अगर आप हॉट सीट पर पहुँचते हो तो हॉट सीट पर पहुँचने के बाद वीडियो अ फ्रेंड जो लाइफलाइन रहेगी उसके लिए आप कौन से 4 दोस्तों का चयन करने वाले हो, उन 4 दोस्तों को पहले ही ढूंढ के रखो, उनको फोटो मांग लो और ऐसे दोस्तों की फोटो मांगो जिनकी उम्र 23 फरवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण है। 18 वर्ष से ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। 23 फरवरी 2022 को 18 वर्ष जिसकी कंप्लीट है उम्र, वो ऐसे कोई भी 4 वीडियो अ फ्रेंड कि वो बाद में आप बदल नहीं सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे जो भी आप जिनको भी वीडियो अ फ्रेंड के लिए आप उनको फ़ोटो मांगिए और उनको बता भी सकते हो कि क्यों फ़ोटो मांग रहे हो, और उनकी फ़ोटो जो है वो भी आपको भेजना है, और वो भी अपडेटेड फ़ोटो, अभी की फ़ोटो चाहिए। 4 दोस्तों की फ़ोटो चाहिए। अब ये भी क्या करना है, अभी 4 दोस्तों की 2-2 रंगीन फ़ोटो चाहिए और 2-2 फ़ोटो चाहिए। उनकी 2-2 फ़ोटो आप जो मांगोगे वो कौन सी रहेगी, वो ऑफलाइन रहेगी, मतलब प्रिंट रहेंगी। वो इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप अगर हॉट सीट पर पहुँचते हो तब पढ़ेंगी, या हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू अगर ऑफलाइन होती ग्राउंड ऑडिशन होता तो आपको सीधे सीधे वहाँ पे जमा करने बोलते, परंतु ये ऑनलाइन है। तो यहाँ पे इसको अगर भेजना होगा, कुछ लोगों ने मेरे को बोले कल जब मैंने बताया तो कि सर ये भी अभी भेजना है क्या, अभी से, मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ, अभी से मांग लो फोटो, परंतु भेजना है कि नहीं मैं भी कंफर्म जानकारी नहीं दे सकता। पर यहाँ पे एक हो सकता है कि ये जो वीडियो फ्रेंड के फ़ोटो वगैरह, यानी ये जो फ़ोटो है इनको शायद मेल मेल के माध्यम से मांग सकते हैं। अगर वो मेल में भेजो बोलते हैं तो यही जो आपका स्पर्धक माहिती पत्रक और आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ आपको बस ये जो 4 दोस्तों की फ़ोटो है ये फ़ोटो भी स्कैन करके भेजना होगा। अगर वो बोलते हैं तो, नहीं बोलते हैं तो आप एक बार पूछ लेना कि सर इनको भी भेजना है क्या, क्योंकि ह्यूमन कॉल है तो आप उनको सवाल कर सकते हो। और ये जो भी आप दोस्त ढूंढोगे ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर यहाँ पे और एक चीज़ आई है, वो ये कि आपको अगर कॉल आ जाता है और आपको कॉल आ गया, आपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, वीडियो फ्रेंड के लिए फ़ोटो भी भेज दिए, पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आगे के लिए सिलेक्ट हो गए, हॉट सीट के लिए सिलेक्ट हो गए क्योंकि आपने फोटो भेज दिए हो, अपना एड्रेस प्रूफ भेज दिया हो, आईडी प्रूफ भेज दिया हो। जी नहीं, इसका मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस बढ़ रहे हो, आपने अगली जो प्रोसेस है यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू जो है पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए आप प्रोसीड कर रहे हो। इसका मतलब शो में सिलेक्शन हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद में भी जो शो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो है उसमें सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसी गारंटी कोई भी दे नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर यहाँ बोला गया है की ऑनलाईन दृकश्राव्य चाचणीच्या संदर्भात कंपनीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल। मतलब इस जो भी पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में जो भी कंपनी निर्णय लेगी, डिसीजन लेगी, वो निर्णय अंतिम होगा। और इस निर्णय में जो है आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में आपके सिलेक्शन के संदर्भ में कहने का मतलब कंपनी जो भी निर्णय लेंगी वो आप पर बाध्य है, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, सवाल खड़ा नहीं कर सकते। और फर्स्ट राउंड का मतलब यहाँ पे हो गया कि 16 मार्च वाली टेस्ट, उन लोगों का सेकेंड जो सिलेक्शन है वो सेकेंड राउंड यानी पर्सनल इंटरव्यू में या उसके बाद के राउंड में यानी कि फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, कि उनको रिजर्व रख के रखना है, होल्ड करके रखना है, ये सब अधिकार भी कंपनी के पास रिजर्व है। और ये जो उसके अगर कभी जो सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू भी सक्सेसफुल हो जाएगी और पर्सनल इंटरव्यू सफल हो जाने के
बाद अगर कभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन होता है, अगले राउंड में अगर सिलेक्शन होता है, तो फिर उनको आगे का जो भी फिर शेड्यूल रहेगा वो पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर्सनली बताया जाएगा। तो ये कुल 5वीं प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद 6ठी प्रोसेस जो है उस पर हम वीडियो इसके बाद कभी बनाएंगे। फिलहाल तो मैंने बताया था क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में वीडियो थी और मैंने पूरी, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ डिटेल गाइड है और मैं रात में बना रहा हूँ करके इस वीडियो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता और करके ये वीडियो लंबी ही जाएगी। मैं जनरली क्या करता हूँ, लंबी वीडियो शूट तो कर लेता हूँ पर आप तक पहुँचाने के पहले उसको एडिट कर लेता हूँ तो वीडियो छोटी हो जाती है। पर ये वीडियो संभव नहीं है, इतनी रात को उसको एडिट करके भेजूंगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ वही बड़ी बात है। पर मैंने तो इस वीडियो में इस साल के लिए पूरी डिटेल गाइड बता चुका हूँ। आपने अगर पूरा सही में पूरी वीडियो अगर देख लिए होंगे अब तक तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और फिर भी इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू के संबंध में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं कुछ वीडियो बता रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये पिछले साल की वीडियोज है पर वो वीडियो इससे कम समय की है, ज़्यादा समय की नहीं है क्योंकि एडिट की हुई वीडियो है करके कम समय की है। और उस वीडियो में पूरी जानकारी और अच्छे से भी बताई हुई है, कुछ में एडिट भी की हुई है तो करके आपके काम की होंगी। मेरे ख्याल से इससे आधे समय की वीडियो थी पिछले साल की जो डिटेल गाइड वाली वीडियो थी पर्सनल इंटरव्यू की। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हो, लेवल पर पर्सनल इंटरव्यू डिटेल गाइड, ये 2021 की वीडियो है। 2022 वाली वीडियो आप जो देख रहे हो वो है, पर ये 2021 वाली भी वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मैंने एक कहा था कि पर्सनल इंटरव्यू का जो प्रोफाइल शीट है, स्पर्धक माहिती पत्रक, ये आपको आता है उनके तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल आता है। परंतु ये पर्सनल इंटरव्यू वाला जो स्पर्धक माहिती पत्रक है, इंटरव्यू के कभी कभी एक दिन पहले रात के 12 बजे तक भेजने बोलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये कॉल ही रात के 10 बजे आता है और आपको बोलता है कि 12 बजे मतलब तक भेज दो। तो ये संभव नहीं नहीं हो पाता। आप प्रिंट कब करेंगे और क्या कब करेंगे। हालांकि 2022 का ये ऑडिशन है तो यहाँ पे तो आपको ऐसा है कि इसी साल का की स्पर्धक माहिती पत्रक जो है वही आपको भेजनी होगी। परंतु यह क्या रहता है, कैसा रहता है, अगर आप जानना चाहो तो आप एक काम जरूर कर सकते हो। यह स्पर्धक माहिती पत्रक की जो PDF है पिछले साल वाली, कौन होना करोड़पति की, ये जो 19 मिनट 5 सेकंड की जो वीडियो है, इस वीडियो को भी एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि ये पर्सनल इंटरव्यू किस तरीके से कैसे मतलब स्पर्धक माहिती पत्रक जो है उसको कैसे भरना है, क्या भरना है, ये सब जानकारी मिल जाएगी। ये पिछले साल की वीडियो जरूर है, पिछले साल के प्रश्न आपको वहाँ पे दिखेंगे, परंतु इस बार भी फॉर्म में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी का फॉर्म तो क्योंकि कॉल ही नहीं किए गए करके अभी की जो स्पर्धक माहिती पत्रक है वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और आपको वैसे भी चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो KHC की टीम मेल करके फॉर्म भेजेगी भी, परंतु एन समय पर जब भेजती। और अगर मतलब इस साल का अगर फॉर्म मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, मुझे अगर मिलता है तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप पिछले साल वाला अगर फॉर्म आप चाहते हो तो आप चैनल को कुछ योगदान करके मुझे कांटेक्ट करके आप जो है वो फॉर्म ले सकते हो। पर मैं सबको फ्री में अगर ऐसे ही बांटना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत ये हो जाएगी कि सबके सब ये पिछले साल का फॉर्म मेरे से लेने के लिए मुझे संपर्क करेंगे, तो ये मैं कर नहीं सकता। करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत ही अगर ज़रूरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पिछले साल का फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको चैनल को योगदान करना पड़ेगा। जब हम इतनी मेहनत रात को कर रहे हैं तो कंपलसरी किसी को भी नहीं है, हालांकि आप चाहो तो कई और से भी इस फॉर्म को अरेंज कर सकते हो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्म आपके काम में नहीं आएगा, उस फॉर्म से आपको बस हेल्प हो सकती है, क्योंकि ये सीजन 2 वाला जो फॉर्म है पिछले साल का फॉर्म है जो मेरे पास अवेलेबल है। और कौन होना करोड़पति या KBC या सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन या सोनी चैनल या सोनी लिव ऐप कभी भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेती। जी हाँ दोस्तों, मैं स्वयं ये चीज़ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और ना ही हम कौन होना करोड़पति या ऐसे किसी भी शो के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा अगर कोई मांगता है तो वो भी गलत ही कर रहे। मैंने क्योंकि हम इतनी मेहनत जो कर रहे तो उसके बदले में अगर आप हमारे को क्या बोल सकते हैं, अगर आपको फॉर्म चाहिए और अगर आप सबको नहीं दे सकता ना, मैं करके जो है मैं चैनल को जो ये लॉयल यूज़र है और सही में अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप चैनल को योगदान करके मुझे से फॉर्म मतलब क्या बोल सकते हैं पूछ सकते हैं या मांग सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो। हालांकि उसकी ज़रूरत मैं खुद अगर आपकी जगह रहूँ तो शायद ना लूँ। और ये स्पर्धक माहिती पत्रक जो है वो क्या बोल सकते हैं वो उसको कैसे भरना है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप सपोज कई और से या मुझसे अगर वो फॉर्म ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी एक
प्रैक्टिस हो जाएगी कि उस फॉर्म को कैसे क्या फिलअप करना है। और वर्क यानी कि इस साल का जब फॉर्म आ जाएगा आपको मेल के माध्यम से, तो फिर तो ऐसा है कि तो फिर आप उसको अच्छे से भर दोगे। और अगर इस साल का फॉर्म अगर मुझे अवेलेबल हो जाता है मेरे पास, तो फिर इसके बाद में मैं फॉर्म जो प्रोवाइड करूँगा वो पिछले साल का नहीं करूँगा। अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो सीधा इस साल का प्रोवाइड करूँगा। और ये भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई मेरे से पिछले साल वाला भी फॉर्म अगर ले लेता है चैनल को योगदान करके, और उसके बाद अगर कभी मेरे पास में क्या बोलते हैं इस साल का फॉर्म अगर अवेलेबल हो जाता है तो भी, सॉरी मेरी वीडियो बाय मिस्टेक पॉज हो गई थी, तो मैं बता दूं, अगर कोई मुझसे इस पिछले साल वाला फॉर्म ले लेता है, खरीद कर नहीं बोल रहा हूँ मैं, खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मुझसे लेता है और उसके बाद क्योंकि वो फॉर्म आपके काम में आने वाला नहीं है, इस साल आप उसको भेज नहीं सकते एटलीस्ट, और आप सिलेक्ट हो जाते हो परंतु आपको मेल आने में समय लगता है और आप फिर इस साल के फॉर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं जिन्होंने भी मुझसे पिछले साल का फॉर्म लिया है उनको फिर इस साल का भी फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई है पूरी प्रोसेस। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरी प्रोसेस जो है पारदर्शी तरीके से होती है, पूरी एकदम मतलब अच्छे से प्रोसेस होती है, इसके लिए कोई खर्च वर्च भी नहीं आता। तो आपको अच्छे से बिल्कुल इस प्रक्रिया में भाग लेना है और एकदम पारदर्शी तरीके से अच्छे से ईमानदारी से यह प्रोसेस होती है, तो ईमानदारी से भाग लेना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है मैं जानता हूँ, परंतु पूरी डिटेल जानकारी देना जरूरी था, करके ये वीडियो इस तरीके से बनाई गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, आपका जो काम का चीज़ है उतना भी देखो तो भी काफ़ी है, पर मैं तो चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखो तो आपके सवाल ना रहे। और अगर आप कमेंट करना चाह रहे हो तो ऐसे ही सवाल कमेंट करो जो मैंने इस वीडियो में या मेरी पिछली वाली वीडियो में, जो कौन ओनर करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू की पिछले साल की वीडियो थी, उसमें अगर जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं वो अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए कमेंट में। अन्यथा वही सवाल जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ वही अगर सवाल आप पर्सनली या कमेंट में पूछेंगे तो फिर मतलब मेरा भी समझ आएगा, आपका भी समझ आएगा, करके बता रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम जो भी आगे जानकारी देंगे वो आप तक सही तरीके से पहुँच जाएंगी। थैंक यू सो मच।